स्टार्ट करें। देखो, फर्स्ट क्लास में आज 11th क्लास का जो है सेकंड क्लास है, ठीक है, सेकंड क्लास हो रही है। फर्स्ट क्लास में हम लोग ये देखे थे कि सेल एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, सेल से ही चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये वहां वही फिर से लिखा हुआ है, सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी विच डिस्कवर बाय रॉबर्ट हुक 1665, ठीक है। रॉबर्ट हुक जो थे 1665 में सबसे पहले जो है इसका डिस्कवर किए थे, और जो है सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है। इसलिए बोला जाता है क्योंकि सेल ही क्या, सेल के बारे में जानते हो कुछ, सेल के बारे में कुछ भी जानते हो? व्हाट इज सेल? बॉडी बनती है, ठीक है। आप कुछ जानते हो सेल के बारे में? प्लांट सेल, एनिमल सेल पढ़े हो 9-10 में, पढ़े हो ना, ठीक है। बट वो क्या है पता नहीं, बस डायग्राम बना दिए थे, नंबर मिल गया, ऐसा है क्या? देखो, सेल थोड़ा सा समझ लेते हैं, हालांकि पिछली क्लास में मैं बताई हूँ, ठीक है। सेल जो होता है, ठीक है, 12th में बहुत अच्छे से पढ़ोगे, और मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अच्छे से सबके बारे में जानने को मिलेगा। अभी फिलहाल सेल के बारे में जानते हैं। जो हमारा पूरा बॉडी है, ठीक है, जितने भी ऑर्गन्स है बॉडी के, जो हमारा पूरा बॉडी है, इसका फॉर्मेशन किससे हुआ है? सेल से हुआ है, ठीक है। हम लोग जो है एक सेल के बारे में, सेल के अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन सेल, ऐसे बहुत सारे सेल, आ जाओ, ऐसे बहुत सारे सेल हमारे बॉडी में है, ठीक है, मतलब बहुत सारे सेल से मिलकर हमारा बॉडी बना है, ठीक है। जैसे एक सेल है, ठीक है, सेल डिवीजन में पढ़ेंगे कि सेल डिवीजन कैसे होता है, ठीक है। अब सेल क्या 1 से 2 बन जाएगा, 2 से 4 बन जाएगा, 4 से 8, 8 से 16, ठीक है, 16 से 32, ऐसे करके ना बनते जाता है, ठीक है। सेल डिवीजन करते जाता है, और जैसे जैसे सेल डिवीजन होता है तो सेल का एक ग्रुप बन जाता है जिसको बोलते हैं टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, ठीक है। और टिश्यू से फिर ऑर्गन्स बने, ये फिर ऑर्गन से पूरा बॉडी, ऐसे करके क्या होता है, पूरा बॉडी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर। एंड फंक्शनल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर मैं बात करूं मेरे हैंड की, तो ये भी तो सेल से ही बना हुआ है, मतलब पूरा बॉडी हमारा सेल से बना हुआ है, लेकिन अगर मैं बात करूं हैंड की, तो ये भी सेल से ही बना हुआ है, और मैं अपने हैंड से क्या कर रही हूँ, लिख रही हूँ, ठीक है। जो मेरी आईज है वो भी सेल से बनी हुई है, उससे मैं क्या कर रही हूँ, देख रही हूँ। जो मेरे लेग है वो भी सेल से बने, उससे मैं क्या चल रही हूँ, खड़ी हूँ, है ना। मतलब कुल मिला के क्या हो रहा है, फंक्शन तो हो रहा है ना, उससे स्ट्रक्चर बना और फंक्शन हो रहा है, इसीलिए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला गया है। क्लियर? ये डेफिनेशन है जो लास्ट क्लास में पढ़े, ठीक है। और इसका डिस्कवर्ड जो सबसे पहले कौन किए थे? रॉबर्ट हुक किए थे 1665 में। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, याद रखना कि रॉबर्ट हुक का नाम और 1665 बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। किसी किसी बुक में ये 65 जो है 64 दिया रहता है, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में 65 दिया रहेगा, मतलब जैसे कि अगर क्वेश्चन आया मान लो, ठीक है, तो 64 और 65 तो ऐसे नहीं देगा, ठीक है। बाकी अगर कहीं 65 नहीं लिखा है ऑप्शन में और 64 दिया है, तो आप लोग 64 पे भी टिक कर सकते हो, ठीक है, कहीं भी। ये कहीं कहीं बार 64 दिया है, ठीक है। और क्या बोल रहा है? सेल हैज वेरी फॉर्म साइज, ठीक है। ये मतलब क्या बोलते हैं इसका, जैसे सेल हमारे ह्यूमन सेल की मैं बात कर रही थी, ठीक है, लेकिन बहुत सारे सेल होते हैं, प्लांट सेल होते हैं, मतलब सारे जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये सब सेल से ही बने हुए हैं ना। प्लांट सेल, एनिमल सेल अलग अलग, उसमें डिफरेंस पढ़े होगे 9-10 में, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होता है, प्लांट सेल का जो स्ट्रक्चर होगा वो अलग होगा, बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर अलग होगा, ह्यूमन सेल का या यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स सबके स्ट्रक्चर अलग होंगे, एनिमल सेल का स्ट्रक्चर अलग, मतलब स्ट्रक्चर तो थोड़ा अलग ही होगा ना, ठीक है। सबका फंक्शन अलग है, वर्क अलग है, दिखते अलग है, तो स्ट्रक्चर भी अलग होगा ऑब्वियसली, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं टाइप्स। टाइप्स में क्या क्या है? फर्स्ट है प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकेंड क्या है? यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। यहाँ पे देखो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दिया हुआ है, ठीक है। और प्रोकैरियोट क्या बताई थी अक्षरा उस दिन? गुड, ठीक है। या फिर नॉर्मल, अगर आप लोग को याद नहीं हो रहा तो आप लोग ये कर सकते हो, कई बार क्या हो जाता है कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे प्लांट सेल एनिमल सेल बोलते हैं तो कई बार चीज होते थे कि प्रोकैरियोट में प्लांट सेल आएगा, यूकैरियोट में एनिमल सेल आएगा, बट ऐसा नहीं, ठीक है। यूकैरियोट्स में आएंगे प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, दोनों किस में आएंगे? यूकैरियोट्स में आएंगे, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में कौन आएगा? जैसे बैक्टीरिया सेल होते हैं, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया को अगर पढ़ने चलो तो मतलब मुश्किल है, बहुत सारे हैं, बहुत ही सारे, ठीक है, जिसमें से कुछ बैक्टीरिया के बारे में आप लोग पढ़ोगे 11th में, लाइक आर्की बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, ये सारे बैक्टीरिया आप 11th में आई थिंक इंक्लूडेड है ये, ठीक है।
अब उसके बाद बात करें किसकी, हाँ मैं क्या बोल रही थी, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, बैक्टीरिया है, तो इसको आप लोग कैसे याद रख सकते हो, जिसको आप लोग नॉर्मल आइज से अपने देख सक रहे हो, ठीक है, वो सारे जो आ रहे हैं यूकैरियोट्स में, ये याद रख सकते हो, जैसे एनिमल प्लांट से सब आप लोग देख सकते हो, बट जिसके लिए हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, तो वो क्या हो गए, प्रोकैरियोट्स हो गए। मतलब सीधा सीधा क्या है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को डायरेक्ट आइज से हम नहीं देख सकते ना, ठीक है, तो ये ट्रिक अपने दिमाग में याद रख सकते हो ताकि आप लोग भूलो मत, ठीक है, ये ट्रिक अपने दिमाग में रखना। मैं तो ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स बताऊंगा, थोड़ा ट्रिक दिमाग में रखोगे ना तो फिर क्या होगा, मतलब कंफ्यूज नहीं होगे, कहीं पे गलत नहीं होगा, आंसर रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में देखो क्या दिख रहा है, यूकैरियोट्स में हमको कहीं पे फ्लैजिला नहीं दिख रहा, पर प्रोकैरियोट्स में क्या दिख रहा है, फ्लैजिला दिख रहा है, ठीक है। और क्या क्या दिख रहा है, देखो सेल मेम्ब्रेन दोनों में है, सेल वॉल है, ठीक है, राइबोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम्स भी है, ठीक है। और देखो मैं क्या बोल रही थी, इसमें न्यूक्लियस कैसा है, न्यूक्लियस उस दिन बताई थी लास्ट क्लास में, जो न्यूक्लियस होता है सेल में, ठीक है, जिसमें क्या रहता है, न्यूक्लियस में क्या रहता है, इन्हें जेनेटिक मटेरियल रहता है ना न्यूक्लियस में, डायरेक्ट बोल सकते हो जेनेटिक, हाँ आप सही बोल रहे हो, ठीक है, न्यूक्लियस में क्या रहता है, जेनेटिक मटेरियल रहता है, डीएनए आरएनए वगैरह, ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल किसमें रहता है, न्यूक्लियस में रहता है। और ये किसमें का देख रहे हैं हम लोग, यूकैरियोट्स का देख रहे हो, तो यूकैरियोट्स के जो न्यूक्लियस है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है, जो न्यूक्लियस है उसमें अलग से क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक थैला, एक झिल्ली टाइप का एक मेम्ब्रेन रहता है, जो क्या करता है, न्यूक्लियस को मतलब कवर करके रखता है, मतलब उसके जो अंदर जेनेटिक मटेरियल है वो उसी में रहते हैं, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोट की या बैक्टीरियल सेल की, ओके, तो बैक्टीरियल सेल में आपको दिख रहा होगा, देखो इसमें राउंड सा दिख रहा है, इसमें जो है ऐसा फैला हुआ दिख रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहता है, जिसके कारण न्यूक्लियस तो रहेगा, ठीक है, ये नहीं कि जेनेटिक मटेरियल नहीं, जेनेटिक मटेरियल नहीं रहेंगे तो फिर वो तो सेल का खत्म हो गया ना, उसके बाद फिर आगे और बैक्टीरियल सेल होंगे ही कैसे, फिर वैसे में तो आज बैक्टीरिया रहना ही नहीं चाहिए, ठीक है, बट ऐसा नहीं है, उसमें जेनेटिक मटेरियल रहेगा, न्यूक्लियस भी रहेगा, बट उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहेगा, जिसके कारण जो उसके जेनेटिक मटेरियल्स है वो जो साइटोप्लाज्म, ये पूरे सेल में साइटोप्लाज्म भरा होता है, यू नो दैट ना, ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में वो जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो क्या करता रहता है, स्विमिंग करता रहता है, क्यों, क्योंकि मेम्ब्रेन है ही नहीं, जैसे वो बॉटल में बॉटल कवर है, जिसकी वजह से क्या है, वाटर अंदर में सेफ है, उसको समझ लो यूकैरियोट, ठीक है। और अगर मैं उस बॉटल को पूरा हटा दूं, ठीक है, और मैं सिर्फ वाटर को रख दूं, तो क्या वैसा ही रहेगा, वाटर एक शेप में नहीं, वो इधर उधर क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। मैं जस्ट एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, तो इसमें वैसे ही मेम्ब्रेन नहीं है, तो क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में स्विमिंग कर रहे हैं, तैर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया क्लियर, स्विमिंग करते रहते हैं। और क्या वो माइटोकॉन्ड्रिया, चलो ये प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में तो डिफरेंस आप लोग वैसे भी पढ़ चुके हो, ठीक है। अब अगर बात करें हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर उस दिन मैं बताई थी, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल का क्या क्या प्रेजेंट था, कितने नाम याद है, आप बताओ, क्या नाम है आपका, बोलिए, अनुराग, क्या क्या सेल के जो ऑर्गेनल्स है सेल के अंदर, और मैं पार्ट बताई थी उनके नाम बताओ, स्ट्रक्चर ऑफ सेल में मैं बताई थी, किसी भी प्लांट सेल एनिमल सेल, क्या होता है, सेल वॉल, और न्यूक्लियस दोनों में रहता है, और वैक्यूल होता है, आप बताओ और क्या रहता है, राइबोसोम भी रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हाँ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, हाँ ज्यादा होता है नहीं बड़ा होता है, ठीक है। अब देखते हैं क्या स्ट्रक्चर ऑफ सेल, अगर हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सेल देखें तो ये तो पूरा लिखा हुआ है आप लोग पढ़ नहीं रहे थे, ठीक है, क्या क्या देखने को मिलेगा हमको, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये सब जो होते हैं किसमें होते हैं, सेल में होते हैं, ठीक है। और मैं प्लांट सेल और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर बताई थी, ठीक है, यहाँ पे हम लोग सेल पढ़ रहे हैं, बट अभी बैक्टीरियल सेल को अलग रखना, अभी उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। तो ये सारे चीज, ये सारे पार्ट होते हैं जो हम लोग डायग्राम में देख चुके हैं, अब क्या करना है, अब इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, उस दिन यहाँ तक देखे थे ना, अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले बात हो रहा है राइबोसोम का, ठीक है,
राइबोसोम्स फॉर्मेशन डन इज सेल न्यूक्लियस, इट इज मेड बाय एसोसिएटेड आरआरएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, राइबोसोम का जो फॉर्मेशन होता है वो सेल के किस में होता है, न्यूक्लियस में होता है, और जो आरआरएनए और प्रोटीन मतलब आरआरएनए होता है, ठीक है, ऐसे आरआरएनए लिखते हैं, ठीक है, तो आरआरएनए और प्रोटीन के आपस में मिलने से या जुड़ने से बोल सकते हो क्या होता है, राइबोसोम का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और राइबोसोम कहाँ रहते हैं, चलो पहले ये देख लो, राइबोसोम जो है मेड अप टू सब यूनिट्स। ठीक है, दो सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है, कौन कौन सा, लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, एक होता है डम शेप का, एक होता है कैप शेप का। ठीक है, ये यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, ये डायग्राम आप लोग एनसीईआरटी में देख सकते हो। ठीक है, और टाइप्स ऑफ राइबोसोम की अगर हम लोग बात करें तो राइबोसोम टू टाइप्स के हमको देखने को मिलेंगे, एक होगा 70S टाइप राइबोसोम, एक होगा 80S टाइप राइबोसोम। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, 70S टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब किसकी बात हो रही है, वायरस नहीं, बैक्टीरियल सेल। वायरस, एक चीज और याद रखो, कभी भी सेल थ्योरी वायरस पे अप्लाई नहीं होता है। ये मैं उसमें विर्चो बोले थे करके, विर्चो साइंटिस्ट का मैं बताई थी लास्ट क्लास में, बैक्टीरिया पे फॉलो होगा बट वायरस पे नहीं होगा। हाल ही में कोरोना वायरस आया था ना, ऐसे वायरस जो रहते हैं वायरस पे कभी भी सेल थ्योरी अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ये साइंटिस्ट बोल चुके हैं। अभी किसकी बात हो रही है, अगर प्रोकैरियोटिक की बात करें तो आप लोग बैक्टीरिया लिखना, वायरस लिखोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल की बात हो रही है, मतलब बैक्टीरिया की बात हो रही है, और उसमें एक 70S टाइप का प्रोटीन राइबोसोम रहेगा, और 80S टाइप का राइबोसोम किसमें रहेगा, यूकैरियोटिक में रहेगा। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का स्ट्रक्चर है, ये यूकैरियोटिक राइबोसोम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, मैकेनिज्म। ठीक है, इसमें क्या देखेंगे, राइबोसोम्स आर फ्रॉम इन न्यूक्लियस एंड इट रिलीज्ड इन न्यूक्लियोलस। ठीक है, राइबोसोम का जो फॉर्मेशन होता है वो न्यूक्लियस में होता है, ये हम लोग देखें, और न्यूक्लियोलस में छोड़ दिए जाते हैं। मतलब एक न्यूक्लियस होता है, स्ट्रक्चर में मैं दिखाई थी कल, न्यूक्लियस भी था, वहां पे न्यूक्लियोलस भी बना हुआ था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना हुआ था, याद आया। ठीक है, तो फॉर्मेशन तो राइबोसोम का न्यूक्लियस में होगा, लेकिन ये जो रिलीज होगा किस में रिलीज हो जाएगा, न्यूक्लियोलस में रिलीज हो जाएगा। ठीक है, मैच्योर राइबोसोम्स अटैच्ड विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, क्या बोल रहा है, मैच्योर राइबोसोम अटैच्ड विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इट फॉर्म अ प्रोटीन। ठीक है, इट फॉर्म्ड मतलब क्या बोलता है, जो मैच्योर राइबोसोम होते हैं, ठीक है, आ जाओ। ठीक है, राइबोसोम्स का फॉर्मेशन देखो, फिर से रिवाइज करते हैं, राइबोसोम का फॉर्मेशन किस में हो रहा है, न्यूक्लियस में हो रहा है, किस में रिलीज हो रहा है, फिर न्यूक्लियोलस में रिलीज हो रहा है। अब न्यूक्लियोलस में क्या हो गया, वो राइबोसोम मैच्योर हुआ। ठीक है, फिर जब राइबोसोम मैच्योर होगा तो वो किसके साथ अटैच हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप स्ट्रक्चर देखते तो पता चलता, वो प्लांट सेल एनिमल सेल का स्ट्रक्चर खोलो, मेरा एक और स्लाइड में मैं नेक्स्ट लास्ट क्लास में मैं बताई थी। ठीक है, वो स्ट्रक्चर मैं अभी नहीं खोल रही हूँ। देखो, अगर हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा मेरे को स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा। देखो, प्लांट सेल एनिमल सेल पढ़े हो आप, उसमें डिफरेंस लिखे हो ना। ठीक है, तो उसमें स्ट्रक्चर देखे होगे, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर रहा होगा, कभी बनाए होगे, याद आया, याद आया। और एक स्ट्रक्चर जो है वो इस टाइप का बनाया होगा राउंड में, याद आया। ठीक है, ये वाला जो रहता है इसको बोलते हैं एनिमल सेल। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, एनिमल सेल, और इसको क्या बोलते हैं, प्लांट सेल। ठीक है, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर ऐसा रहता है। अब इसमें क्या रहेगा, वैक्यूल रहेगा, इसमें भी वैक्यूल रहेगा। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया रहेगा, इसमें भी माइट्रोकॉन्ड्रिया रहेगा, यहाँ न्यूक्लियस रहेगा, यहाँ भी न्यूक्लियस रहेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा, इसमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा। ये सारा देखो डायग्राम में, वहां पे न्यूक्लियस के साथ न्यूक्लियोलस लिखा होगा, देखो किसी डायग्राम में। ठीक है, न्यूक्लियस देखो, न्यूक्लियस के पास। ठीक है, ये पूरा हम लोग पढ़ चुके हैं कल, और आप लोग पढ़ रहे हो 9th-10th से। ठीक है, तो वो उसका एक पार्ट है, वो न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल रहता है। ठीक है, देखे उसमें डायग्राम में मिला, उसमें लिखा होगा। हाँ, ठीक है, तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो उसको पूरा कवर करके रखेगा, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस को। ठीक है, और उसके बाद उसके अंदर क्या रहता है, जेनेटिक मटेरियल रहता है, ये क्लियर है। ठीक है,
अब क्या बोल रहा है, मैं क्या पढ़ा थी, हाँ मैच्योर राइबोसोम, देखो न्यूक्लियोलस में क्या हो गया, रिलीज हो गया, उसके बाद क्या हो गया, जो मैच्योर राइबोसोम है, मैच्योर राइबोसोम अटैच्ड विद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग क्या बोले अटैच होने के बाद, गुड, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोले थे, एक इंडोप्लाज्मिक, आप आए थे ना, हाँ एक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोले थे, मेरा स्पीड ज्यादा हो रहा है क्या, ठीक है ना, ठीक है, एक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोले थे, एक को हम लोग क्या बोले थे, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोले थे, ठीक है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए बोले थे क्योंकि उसमें क्या चिपके हुआ था, राइबोसोम अटैच्ड थे, ठीक है, और राइबोसोम किसका फॉर्मेशन कर रहे थे, गुड, प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहे थे, सॉरी, ठीक है, मैच्योर राइबोसोम अटैच्ड विद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इट मतलब किसका फॉर्मेशन कर रहा है, प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है, क्लियर, बोलो, मतलब इनको इनको समझाने के लिए मेरे को लगता है कि मेरे को स्ट्रक्चर को बताना पड़ेगा ना, बुक दिखाओ, तुम बोल रहे हो वो मैं समझ रही हूँ बट वो नहीं समझ पाएंगे अभी क्योंकि उनको डाउट है, ठीक है, देखो इसमें इसका डायग्राम मैं लास्ट पीडीएफ में बनाई थी, मैं लास्ट पीडीएफ ओपन ओपन करूंगी तो फिर मेरे को ढूंढना पड़ेगा उसको, ये देखो, ये न्यूक्लियस है यहाँ पे बना हुआ है, ये मैं प्लांट सेल में बता रही, ठीक है, न्यूक्लियस यहाँ पे बना हुआ है, ये क्या है, न्यूक्लियोलस है, ठीक है, और मतलब देखो न्यूक्लियोलस है और ये क्या है, न्यूक्लियस है, और इसके आउटर में जो दिख रहा है इसमें लिखा हुआ नहीं है बट वो क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, अब तुम लोग का क्या क्वेश्चन था, मेरे को ही कंफ्यूज कर दे रहे हो, हाँ राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम का फॉर्मेशन किसके अंदर हो रहा है, राइबोसोम का फॉर्मेशन न्यूक्लियस में हो रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस में हो रहा है, और ये क्या है, न्यूक्लियस में क्या कर दिए जा रहे हैं, छोड़ दिए जा रहे हैं, रिलीज कर दिए जा रहे हैं, तुमको इतना डीप लाइन जाने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है, फ्रॉम लिखा है वो, फॉर्म लिखा होगा, ये फॉर्म्ड होगा, ठीक है, फॉर्म्ड होगा, FORMED होगा, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है इसलिए, ठीक है, मतलब वो फॉर्म हो रहा है, मतलब उसमें क्या बन रहा है, फॉर्म लिखा है, ठीक है, मैं भी पढ़ते टाइम थोड़ी सी लटकी थी, ठीक है, तो थोड़ा सा मिस्टेक्स है इसलिए है क्योंकि मैं इमेज को लेकर आई और मैं जब टाइप करती हूँ तो उसमें बिल्कुल मिस्टेक नहीं जाता, और मैं इमेज लाती हूँ तो ऐसे ही होता है, इसलिए मेरे को इमेज पसंद नहीं, बट टाइम नहीं था, सॉरी इसके लिए, चलो छोड़ो, तो ऐसा कहीं पे डाउट रहेगा ना, स्पेलिंग मिस्टेक कुछ रहेगा ना तो पूछ लेना, रॉबर्ट हुक में भी ई नहीं लिखा हुआ, तो मैं टाइप करती तो वो सही रहता, ये भी वही होगा, ये भी फॉर्म ही होगा, ठीक है, अब एक मिनट सुनो, अब क्या हो रहा है, राइबोसोम जो है राइबोसोम का फॉर्मेशन जो है न्यूक्लियस में हो रहा है, फिर न्यूक्लियोलस में वो रिलीज हो जा रहा है, उसके बाद मैच्योर राइबोसोम जो है अटैच्ड विद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इट फॉर्म्ड क्या, प्रोटीन, ठीक है, यहाँ पे भी फॉर्म लिख देना, ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखो ये वाला राइबोसोम का है, ठीक है, ये देखो राइबोसोम हम लोग दो पढ़े थे, अरे कहाँ गया, ये एक लार्ज सब यूनिट और एक क्या पढ़े थे, स्मॉल सब यूनिट, ठीक है, राइबोसोम का क्या था, राइबोसोम मेड अप टू सब यूनिट्स, ठीक है, उसी का डायग्राम है ये, यहाँ पे देखो बना हुआ राइबोसोम, ठीक है, लार्ज सब यूनिट ये वाला है और स्मॉल सब यूनिट ये वाला है, ठीक है, इसमें से सब स्ट्रक्चर देखने की जरूरत नहीं, ये देख लो, ठीक है, और ये एमिनो एसिड का क्या है, चैन है, और ये क्या है, प्रोटीन, ठीक है, मतलब प्रोटीन का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है ना, बस वही है, ठीक है, और ये वाला क्या है, mRNA, ठीक है, अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम देख रहे तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, अभी बताई थी, आप बताओ, गुड, क्या क्या रहता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको RER शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डेवलप्ड फ्रॉम आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन था ना, उसी से मिलके मतलब उसी से क्या बनता है आपका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है, जो कि 2 टाइप्स का होता है, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, अभी तो आप लोग बस स्ट्रक्चर देख रहे थे इतने क्लास में, अब देखोगे कि ये बनता कहाँ से है और क्या काम है, ये सब देख रहे हो, ठीक है,
समझ में आ रहा है ना? ठीक है, याद रखना। उसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर हम देखें, ठीक है, नोट कर लोगे क्या पहले वहां तक, फिर भूल जाओगे, नोट कर लो पहले। यहाँ नोट कर लो, यहाँ भी देखो मिस्टेक था, उसको मैंने वो की होगी लिखी इस पैराग्राफ का, ठीक है। वो मैं ना टाइप करके भी लाती हूँ, टाइप करके लाती हूँ, उसमें मिस्टेक नहीं रहता, इमेज में थोड़ा रहता है, और आजकल क्या है ना, टाइम नहीं मिल पा रहा, तो मैं ज्यादातर इमेज वाला कर रही हूँ, तो टाइप करने में टाइम लग जाता है। बाकी मैं सुधार दूंगी, कहीं पे कोई मिस्टेक रहेगा ना, कुछ अजीब सा लगेगा वर्ड, तो पूछ लेना एक बार, ठीक है। फटाफट लिख। क्लासेस कितने टाइम से स्टार्ट हुई है? 4:30 में ना, तो लगा 4 बजे हुआ, इतना जल्दी कैसे? 5 बजे। और ये यूकैरियोट और प्रोकैरियोट है, ये आपको बुक में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर बुक में नहीं मिलेगा तो आप लोग सर्च भी कर सकते हो, आप लोग के प्रीवियस ईयर के बुक में, मतलब उसमें क्लास में रहा होगा, पहले के क्लास में 9th में। कुछ भी नहीं है, ये चैप्टर बहुत इजी है, पता है, बहुत इजी, इसलिए इजी है क्योंकि आप लोग 9-10 में ऑलरेडी देख चुके हो स्ट्रक्चर को, उसी के बारे में पढ़ रहे हो। तो अगर मैं बोलूँ क्लास 11th का सबसे इजी चैप्टर बायो में, तो वो क्या है? सेल है, ठीक है। मेरी नजर में स्टार्टिंग से ही मुझे ये चैप्टर इजी लगा, और लगभग सबको लगता है, तो ये चैप्टर बहुत इजी है। आप लोग को थोड़ा दिक्कत जाएगा तो किस में जा सकता है बताऊं? इसके बाद वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 9, बायोमोलिक्यूल्स में। उतना दिक्कत नहीं जाएगा, मतलब बायोमोलिक्यूल सबसे हार्ड चैप्टर है और सेल चैप्टर सबसे इजी है, मेरे को ऐसा लगता है, इसलिए हार्ड हो जाता है, मतलब हार्ड नहीं है, ये थोड़ा केमिस्ट्री बेस्ड हो जाता है और कुछ नहीं। हाँ, यहाँ पे थोड़ा है, बच्चों आज एडजस्ट कर लो, मैं नेक्स्ट टाइम से थोड़ा चेक करके लाऊंगी, ठीक है। टाइप करके ही लाना बेटर है लग रहा है, ठीक है। या मिस्टेक रहेगा तो वहीं से मैं चेंज करके लाऊंगी, आज थोड़ा एडजस्ट कर लो, ठीक है। डायग्राम डायग्राम मत बनाओ, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल आप लोग एक बार देख लेना, अपने से देख के बनाना, बुक में तो नहीं दिया है, आप लोग सर्च कर लेना, क्योंकि ये आप ये जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में इसमें इंक्लूड करके बताई हूँ, बट ये आप लोग कब से पढ़ रहे हो? बहुत पहले से पढ़ रहे हो ना, उनके बीच डिफरेंस, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस कब से पढ़ रहे हो? फिर भी अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो, स्पीड लाओ, डायग्राम बनाने साइड में रफली डायग्राम बना दिया करो, लास्ट क्लास में बोली थी एकदम रफ डायग्राम बना दिया करो अपने समझने के लिए, बायो स्टूडेंट्स को यही करते हैं। और हो गया, ये वाला चैप्टर थोड़ा सा लगेगा, ये थोड़ा केमिस्ट्री बेस्ड है और कुछ नहीं है। पहले ना जो जो पढ़ा रही हूँ उसको देखते चलो, हाँ, उसके बाद फिर एक बार बुक देखना, फिर समझ में आएगा, उसके बाद फिर बुक में कहीं पे डाउट रहेगा तो वो मेरे से पूछना, ठीक है। पहले जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको पढ़ते चलो, फिर एक बार बुक देख लेना, बुक में फिर डाउट रहेगा तो मेरे से पूछ लेना। चलो इसको लिखो, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, इसमें ये इंक्लूड रहता है, ठीक है। एक बार मेरे साथ क्या हुआ था, लिख के लिखते सुनो, एक बार मेरे साथ एक घटना हुआ था कि हम लोग का जो टेस्ट पेपर था वो मैं उस टाइम कोचिंग करती थी, 12th के बाद फर्स्ट ईयर में ऐसे कुछ कर रही थी तैयारी, तो वहाँ क्वेश्चन आया था, और सर बोले कि आई एम सो सॉरी, मैं ना बायलैंग्वेज नहीं कर पाया, प्लीज हिंदी मीडियम का पेपर आप लोग दिला लो।
तो मेरे को हिंदी इंग्लिश दोनों में कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि मैं दोनों को पढ़ती हूँ, पढ़ाती भी हूँ, ठीक है। तो अब वहां पे इतना हिंदी लिखा था कि लयन काय लिखा हुआ था, मैं पागल हो गई, क्या है लयन का, सर थे नहीं वहां पे, और मैथ्स वाली मैम थी जो कि कुछ भी नहीं जानती थी। इतना इतना सीधत सीधत सीधत, लास्ट में मैं जब बहुत सारे को पूछी, लेकिन कितना ही पूछती, है ना। सर चले गए, बाद में आने के बाद पता चला कि वो लाइसोसोम को बोल रहा था, लाइसोसोम को हिंदी में लयन काय बोलते। इतना तरीके से दिमाग में बैठ गया है वो चीज ना। तो आप लोग, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि सही बोल रहे हो, कहीं पे कुछ लिखा रहता है ना उटपटा सा, तो हम लोग जानते भी रहते हैं तो समझ नहीं पाते, ये होता है प्रॉब्लम। इसलिए स्पेलिंग मिस्टेक या थोड़ा अदर लैंग्वेज में दिक्कत होती है। तब से मेरे को बहुत अच्छे से याद है कि लाइसोसोम को हिंदी में क्या बोलते हैं, लयन काय बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश नेम बहुत इजी रहता है, हिंदी नेम काफी डिफिकल्ट रहता है। क्या क्या रहता है, अंडकोश, कराकोश, एकदम मतलब याद ही नहीं होता, हिंदी नेम बहुत डिफिकल्ट जाता है। हिंदी मीडियम के बच्चे भी जब इंग्लिश मीडियम पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, तो फिर उनको इंग्लिश के वर्ड्स इजी लगने लगते हैं। नेक्स्ट पेज करूं? हो गया। ये तो याद हो जाना चाहिए आप लोग को, इतने दिन में सेल का स्ट्रक्चर बना रहे हो पूरा, ये होता है, वो होता है, ये होता है, रट लो। हो गया, चेंज करो, आप देख लो उसका। वैसे भी ये जो मैं अभी बता रही हूँ, ये मैं समझाने के लिए नोट करा रही हूँ, और मैं आप लोग को क्वेश्चन आंसर में अलग से कराऊंगी, ठीक है। जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं अलग से कराऊंगी, प्लस मतलब अपन एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर करेंगे, कुछ रेफरेंस बुक का भी कर लेंगे, ठीक है। कुछ अदर टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं, मतलब पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग, और मैं क्वेश्चन आंसर भी लिखाऊंगी। ये आप लोग को समझने के लिए मैं नोट करा रही हूँ कि जो क्लास में समझे उसको नोट्स बनाओ और पढ़ो, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आंसर मैं अलग से कराऊंगी, तो क्वेश्चन आंसर कैसे करेंगे बोल के टेंशन मत लेना, ठीक है। ठीक है अक्षरा, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? ये सीबीएसई वाला ही है? क्या बोले? अटेंडेंस कम करने की? तो क्या कर रहे हो, कुछ और कभी नीट वगैरह का तैयारी कर रहे हो? अच्छा, अभी तो 11th में ना, ठीक है। नीट अगर करने का सोच रहे होगे बायो लेकर, तो अभी 11th को अच्छे से पढ़ो, मतलब ऐसा नहीं टेंशन लेके, एकदम नॉर्मल अच्छे से पढ़ते रहो, फिर 12th को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि कई बार क्या होता है 11th ऐसे मस्ती मस्ती में गुजर जाता है, समझ में आता नहीं, फिर 12th में फिर रटते रहते हैं, फिर ड्रॉप लेके फिर नीट का तैयारी करना पड़ता है, 3 साल 4 साल ड्रॉप हो जाता है कई लोग का। जो मेरे बैच में मेरे साथ पढ़े हैं, आज भी वो ड्रॉप लेके नीट की तैयारी कर रहे हैं, 7 8 साल हो गए उनको तैयारी करते, ऐसे भी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, क्योंकि बीएचएमएस में वगैरह में हो रहा है, बट वो करना नहीं चाह रहे, उनको एमबीबीएस चाहिए। और इधर हम कभी तरह स्टार्ट कर लिए, वो बेचारे तैयारी में ही लगे हुए हैं। नेक्स्ट टाइप करूँ? ये डायग्राम आप लोग के एनसीईआरटी में दिया है, ये बस इतना ही नोट कर लो। टाइप्स ऑफ राइबोसोम 70s एंड 80s, प्रोकैरियोटिक में रहता है, यूकैरियोटिक, बस इतना ही कर लो, ठीक है। और हाँ, एक चीज और है, यूकैरियोटिक में आपका एटीएस रहता है, ठीक है। और यूकैरियोटिक में अगर हम बात करें तो 70s भी रहता है, पर ऐसे फॉर्म में रहेगा कि जब एटीएस नहीं हो पाएगा, या उसका कमी हो गया, या कुछ मतलब बताऊंगी पढ़ाऊंगी तो कुछ ऐसा सिचुएशन आया कि एटीएस वहां पे नहीं हो पाया या काम नहीं किया, उस सिचुएशन में वो 70s टाइप का जो राइबोसोम होता है ना, वो अपना काम करता है। बाकी मेन जो होता है ना, वो एटीएस ही होता है, ठीक है। हो गया, वो राइबोसोम्स का टाइप्स, उसको पॉन्ड लिख लेना, ठीक है, दोनों को। एक बार यहाँ से जाओगे ना, तो ये चैप्टर को एक बार बुक से पढ़ना, ठीक है, फिर समझ में आएगा।
सब सीबीएसई से हो ना कि कोई अदर बोर्ड से भी? 12th बताना नेक्स्ट। हो गया। ये राइबोसोम का ये वाला स्ट्रक्चर शायद ये है एनसीईआरटी में, ये वाला नहीं दिया है। ये नोट कर लो, तो क्लास में करो। थोड़ा डिफरेंस था ना। हाँ वो रहता है ना अलग अलग थोड़ा सा, बाकी था वही। एक्चुअली ना 9th 10th को मैं देखे हूँ उसके बुक, काफी दिन हो गए तो मैं एग्जैक्ट नहीं बोल सकती कि कैसा डायग्राम रहा होगा। पर वो वाला ये वाला डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं दिया है मेरे ख्याल से, इससे पहले वाला जो है ना वो दिया हुआ। तो जब आप लोग को इसका पीडीएफ मिलेगा ना तब आप लोग देख लेना, और अगर इसमें क्लियर नहीं दिखेगा तो फिर उसको आप लोग अपना सर्च करके या रेफरेंस बुक से भी देख के बना सकते हो, ठीक है। बाकी मेन जो होता है ना, ये वो जो एनसीईआरटी में दिया है वो डायग्राम भी बनाओगे, अगर राइबोसोम आया राइबोसोम के बारे में लिख के वो वाला डायग्राम भी बनाओगे तो सही है, ठीक है। नंबर मार्क्स उसमें पूरे मिलेंगे। इसमें कुछ नहीं है, सेल के एक एक जो अंदर के स्ट्रक्चर है पार्ट है ना, बस इसी के बारे में पढ़ना है। बस यही है सेल सेल चैप्टर, और कुछ भी नहीं। फिर एक चैप्टर पढ़ोगे आप लोग सेल डिवीजन, आई थिंक चैप्टर नंबर 10 सेल पढ़ोगे ना, उसमें ये पढ़ोगे कि माइटोसिस मियोसिस जो होता है ना कैसे होता है। सेल जो मैं बोली ना एक सेल से दो, दो से चार बनते हैं, वो कैसे डिवाइड हो रहे हैं उसके बारे में पढ़ोगे। फिर ये पढ़ने के बाद जब 12th जाओगे तो फिर रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में फीटस कैसे बन रहा है, एम्ब्रायो कैसे बन रहा है, ये सारा चीज पढ़ोगे। एम्ब्रायो मतलब बेबी जो होता है ना, वो सब कैसे बन रहा है उसके बारे में पढ़ोगे। तो इसीलिए 11th को थोड़ा पढ़ना भी जरूरी रहता है, क्योंकि 12th से कहीं ना कहीं कनेक्ट रहता है। हो गया। नेक्स्ट पेज करूँ? मैं इसलिए दोनों टाइप का स्लाइड बना के रखती हूँ, कई बार मैं तो हिंदी मीडियम की क्लास लेनी पड़ती, तो फिर मैं उनके लिए उनका तो फिर और मुश्किल होता है भाई टाइप करना। यही के साथ बनाती हूँ, यही यही पेज से हिंदी मीडियम पढ़ाऊंगी, यही पेज से इंग्लिश मीडियम को। और कई बार क्या होता है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे जैसे एनडीए सीडीएस में ना मिक्स बैठते हैं, तो उसमें फिर उन लोग इंग्लिश पूछेंगे या हिंदी पूछेंगे, तब से आते ही। अच्छा ये मैं पढ़ाई ही नहीं थी ना शायद, ठीक है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम बात करें तो टू टाइप्स का होता है, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो है ग्रेनुलर इंडोप्लाज्मिक भी बोला जाता है, ठीक है, ये चीज याद रखना, ठीक है। क्योंकि क्या होता है इसका जो हैज लाइक स्ट्रक्चर, और ठीक है इसका जो सरफेस होता है, ठीक है, क्योंकि इसके सरफेस पर क्या रहते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। मैं बताइए ना, एक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर में देखना, एक होता है ऐसे रफ दिखता है, ठीक है, और एक जो है वो स्मूथ दिख रहा है, ठीक है। तो इसको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में SER ठीक है। तो और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में ER भी लिखा रहता है कहीं पे, तो अगर कहीं पे ER लिखा रहेगा तो समझ जाना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोल रहा है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है।
और इसको क्या बोलते हैं, ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो सरफेस है इसमें क्या लगा हुआ है, राइबोसोम्स लगे हुए हैं, ठीक है, जिसके कारण इसको रफ बोल दिया, ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, तो ये वाले पॉइंट को मत लिखना, ठीक है, पढ़ो भी मत, फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इन आर ऑल्सो ऑक्योर्स, ठीक है, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स बट वेरी लेस अमाउंट, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो होता है, क्या होता है, प्रोटीन मैच्योर होता है, ठीक है। साथ ही साथ उसमें क्या होता है, मतलब देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या चिपका हुआ है, अटैच क्या है, राइबोसोम। लाइन को मत पढ़ो, कंफ्यूज हो गए, पहले समझ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या लगा हुआ है, राइबोसोम। राइबोसोम किसका फॉर्मेशन करता है, प्रोटीन का। प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा तो प्रोटीन मतलब एक तरह से पैक करेगा, स्टोर, मतलब उसके पास प्रोटीन रहेगा ना, वो प्रोटीन बना रहा है तो प्रोटीन तो रहेगा उसके पास, ठीक है। बस वही बोल रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं बोल रहा। बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, लेकिन उसमें क्या रहता है, कम मात्रा में रहता है, ठीक है। अब जैसे कि एक चीज और है, जैसे कि हमारा इस लाइन को समझने से पहले ये समझ जाओ, जो सेल होता है, ठीक है, सेल में वैक्यूल का क्या काम बताई थी मैं, वाटर स्टोर करने का, ठीक है। और मतलब हर ऑर्गेनल्स, हर मतलब स्ट्रक्चर, हर पार्ट का क्या है, अलग अलग वर्क है, अलग अलग काम है, जो किसके लिए कर रहे हैं, पूरी मतलब अपने सेल के लिए कर रहे हैं, ठीक है। मैं हम लोग पढ़ रहे हैं एक सेल के बारे में, एक तो सेल के बारे में, लेकिन हमारे बॉडी में ऐसे कई सेल हैं, कितने सेल होंगे, मिलियन में बहुत सारे सेल होंगे, बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे सेल होंगे। बट हम पढ़ रहे हैं एक सेल के बारे में, तो हर सेल में राइबोसोम है, हर सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हर सेल में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। मतलब मैं एक सेल के बारे में बता रही हूँ कि सेल के में ये पार्ट होता है, एक सेल के बारे में इतने सारे इसके पार्ट है, स्ट्रक्चर है। बट ऐसे तो बहुत सारे सेल है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो हर सेल का जो स्ट्रक्चर है, मतलब उसके अंदर जो भी चीजें पाई जा रही हैं, वो क्या कर रहा है, अपने सेल के लिए वर्क कर रहा है, ठीक है। एक वैक्यूल अगर पानी दे रहा है, वाटर दे रहा है, तो वो किसके लिए दे रहा है, अपने सेल के लिए दे रहा है, ठीक है। उसको भी तो एनर्जी चाहिए ना, प्रोटीन मिल रहा है तो उसके लिए मिल रहा है, ठीक है। बट ऐसे बहुत सारे सेल है, समझ रहे हो। तो वो मतलब पूरी तरह से हमारे बॉडी को मतलब काम कर रहा है ना, मैं जो बोलना चाह रही हूँ, समझ गया ना, ठीक है। तो सारे ऑर्गेनल्स का अपने अपने सेल के लिए काम है, ठीक है। और पूरे सेल से मिलके क्या बना है, पूरा बॉडी बना है, तब तो पूरा बॉडी मतलब अच्छे से है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम होता है अटैच, नहीं होता, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल दिया। वो राइबोसोम अटैच होने के कारण वो थोड़ा रफ रफ दिखता है, ठीक है, तो उसको रफ बोल दिया। और स्मूथ में नहीं रहता तो उसको स्मूथ बोल दिए, ठीक है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या रहता है, वेसाइकल रहता है, ठीक है, डायग्राम में नहीं दिख रहा है, ठीक है। वेसाइकल के अंदर क्या रहता है, प्रोटीन भरा हुआ रहता है, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या रहेगा, वेसाइकल रहेगा, और वेसाइकल्स के अंदर क्या रहेगा, प्रोटीन भरा हुआ रहेगा, ठीक है। पॉइंट्स बस याद रखो, देखो इस चैप्टर में कैसे याद रखना है, जैसे बुक को पढ़ना एक बार, फिर कोई डाउट रहेगा तो लाना, मैं बताऊंगी। जैसे कि क्वेश्चन में आया माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही आ गया, ठीक है। तो आपको वहां क्या लिखना रहेगा, उसके बारे में लिखना रहेगा, या तो आप पैराग्राफ लिख सकते हो या तो आप पॉइंट लिख सकते हो, जिसके लिए आपको एक ना एक बार बुक पढ़ना पड़ेगा। और मैं इसके नोट्स कराऊंगी, उसमें भी मैं बहुत सारे पॉइंट्स बताऊंगी, ठीक है। अभी तो मैं समझा रही हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, जैसे क्वेश्चन आता है ना, तो कैसे आता है कि राइबोसोम के बारे में पूछेगा, ठीक है, या तो माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे दो तीन ऑप्शन दे देगा, इसके बारे में कुछ नहीं करना रहेगा, लिखना रहेगा, ठीक है। तो क्या करोगे आप लोग, राइबोसोम का डायग्राम बना दिए, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख दिए, नंबर के अकॉर्डिंग, कितने नंबर का है, 5 पॉइंट 10 पॉइंट ऐसे लिख दिए, या पैराग्राफ में भी लिख सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप पॉइंट वाइज लिखो। पॉइंट वाइज लिखोगे तो क्या होता है, एक एक पॉइंट जो है चेकर को अच्छे से दिखता है। दूसरा चीज ये होता है कि पॉइंट वाइज लिखोगे ना, तो वो मतलब काफी लाइंस लगने लगते हैं, बहुत सारा उसके बारे में लगने लगता है, तो मार्क्स बहुत अच्छे से मिलते हैं, ठीक है। तो पॉइंट वाइज लिख सकते हो आप लोग, या पैराग्राफ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो उसमें कुछ नहीं करना है, बस उस राइबोसोम पूछा या माइटोकॉन्ड्रिया पूछा, जो भी पार्ट्स पूछा उसके बारे में आपको लिखना है और उसका डायग्राम बनाना है, बस यही आता है इसमें, ठीक है। या तो ऑप्शनल में या तो ऑप्शनल में आ सकता है, जिसमें ऑप्शनल में मतलब जो मैं बताई ना 70 स्टेप, किसमें आता है 80 स्टेप, ऐसे कहीं से उठा के ऑप्शनल दे सकता है। मैं सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाऊं, ठीक है। और अगर कुछ अदर टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो उसको भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हाँ, गोल्जी बॉडी में आएंगे तो बताऊंगी। हम्म, मतलब ट्रांसपोर्ट का काम करता है ना। गोल्जी बॉडी के में बहुत सारा रहता है, मैं इसको बताऊं फिर मैं बताऊं, गोल्जी बॉडी का भी मैं पूरा बनाई हूँ।
ठीक है, अभी गोल्जी बॉडी स्टार्ट करूंगी तो हम्म हम्म नहीं, देखो क्या होता है ना, हमारे सेल में देखो, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, ये आप लोग लिखना मत, जो आपका डाउट है वो मैं क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। लिखना तो आपको बुक के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है। देखो जो गोल्जी बॉडी होता है ट्रांसपोर्ट का, मैं इसलिए बोली क्योंकि देखो जो सेल है, ठीक है, अब सेल है तो सेल में क्या रहेगा, सेल जब अपना खाना बना रहा है, ये बोल सकते हो, या अपना खुद के लिए वो सब कर रहा है ना, ठीक है, तो उससे वेस्ट मटेरियल भी तो निकलेंगे ना, निकलेंगे ना। तो वो चीज का ट्रांसपोर्ट मतलब वो सेल से बाहर आया, ठीक है, या कुछ सेल के अंदर आया, जैसे कि वाटर वगैरह हो गया, मतलब कुछ भी स्टोर तो वैक्यूल कर रहा है, ठीक है। बट हम जो भी खा रहे हैं मतलब ब्लड से, देखो इसका बहुत कनेक्शन है, इसके लिए आपको ब्लड भी पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल के लिए आप ये समझ लो, ब्लड है आप लोग के चैप्टर में, वो भी मैं पढ़ाऊंगी। फिलहाल के लिए आप लोग ये समझ लो कि वेस्ट मटेरियल वगैरह को निकालने का काम हो गया, कुछ चीजें एंटर करते हैं, जैसे क्या क्या एंटर करते हैं वो मैं पढ़ाऊंगी, कैसे एंटर करते हैं, वो सारा जो एक तरह का वो ट्रांसपोर्ट का ही काम हो गया ना, ठीक है। तो वो सबको निकालना, वो सबको भेजना, उस टाइम पे इस कारण इसको थोड़ा ये बोल देते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ठीक है। और आप लोग जो अभी तक पढ़ते आए हो उसमें आप लोग यही पढ़ते आए हो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करते, क्यों, क्योंकि आपको बस वहां एक लाइन उसके बारे में लिखना था। बट अभी आप लोग जब 11th में आ गए, तो 11th में अभी तक मतलब इससे पहले जो भी पढ़ते हैं उसमें मेन पॉइंट, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोल देते हैं, वैसे ही गोल्जी बॉडी में ट्रांसपोर्ट बोल देते हैं। लेकिन गोल्जी बॉडी में और बहुत सारी चीजें रहती है जो आपको 11th में पढ़नी है, ठीक है। जैसे सेल वॉल के बारे में, मतलब सॉरी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में भी हम इतना सब कुछ नहीं जान रहे थे, बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जानते हैं ना, उसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। तो एक चीज और बता दूं कि जो 11th का सिलेबस होता है, पहले तो ये समझ लो 11th 12th तो ठीक है, 11th का जो सिलेबस होता है, आप लोग कौन सी क्लास से और 10th क्लास से, जैसे ही 10th में 11th आए हो तो 11th में मैं आप लोग को बता दूं, बहुत सारी चीजें आप लोग को नहीं देखने को मिलेगी, पूरा पूरा सिलेबस अलग लगेगा, लग रहा है ना, ठीक है, होता है ये चीज, ठीक है। तो आप लोग 10th तक क्या करते हो, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन जो है याद करते हो, रटते हो, या डायग्राम याद करते हो और लिख कर आते हो, ये रियल फैक्ट है, मैं बता रही हूँ, ठीक है। बट जैसे ही आप 11th में आते हो आपको बहुत बहुत सारी थ्योरी वगैरह देखने को, ठीक है। तो मतलब कनेक्ट करना, लेकिन आगे जो है उससे ज्यादा समझने की कोशिश करना, ठीक है। इसके बाद कॉलेज जाओगे तो ये सब कुछ नहीं दिखेगा, और बहुत सारी चीजें दिखेंगी, तो ऊपर से भी जाता रहेगा, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी हम पढ़े जरूर है कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, बट वो क्या है कैसे, उसके बारे में हम लोग अभी देखें, ठीक है। उसमें दिया है क्या, देखो गोल्जी बॉडी का अलग से, हाँ, एक बार देखना दिया होगा शायद, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इट इज ऑल्सो हेल्प ऑफ, हम लोग क्या के पर, हाँ, फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जैसे काम करता है बोल रहा है, ठीक है। एक ये वाला पॉइंट को अभी थोड़ा रुको, ठीक है। क्या बोल रहा है, इट इज ऑल्सो हेल्प ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, इट इज ऑल्सो हेल्प टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। ये प्रोटीन बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, जब हमारा मसल्स जो होता है, ठीक है, मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रेक्शंस करते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रेक्शन करते हैं, तब ये क्या करता है, कैल्शियम, कैल्शियम आयन, ठीक है, तब ये क्या करेगा, कैल्शियम आयन का फॉर्मेशन करता है, कैल्शियम आयन रिलीज करता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, गोल्जी बॉडी, देखो गोल्जी बॉडी आ गए, ये ये सब देखो, यहाँ से समझोगे, ठीक है। क्या बोल रहा है, गोल्जी बॉडी इज जस्ट अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड रहेगा, ठीक है। गोल्जी बॉडी जो है वेसाइकल को अपने अंदर लेता है और क्या प्रोटीन पैकेजिंग करता है, ठीक है। अभी उसको गोल्जी बॉडी पढ़ रहे हो, दिया है अलग से, हाँ। अभी बुक को मत देखो, मैं क्या बोल रही हूँ, पहले लेक्चर देखो फिर बुक पढ़ के आना। हाँ, बताओ बताओ। आपने बोला था कि ट्रांसपोर्ट हाइड्रोजन वगैरह दोनों को सिमिलर ही काम है, बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किया एंडोप्लाज्मिक का काम करता है, तो एग्जैक्ट सेम यही लिखा है कि मटेरियल टू बी पैक्ड फ्रॉम वेसल्स, इसमें देखो आपने मुझे लिखा है ना लिपिड, साइकिल इसका फॉर्मेशन रफेट लिपिड का ये फॉर्मेशन लिपिड लिपोप्रोटीन का भी फॉर्मेशन रफेट, डिफरेंस क्या है दोनों में, ऐसे में बोल रहे हो ना, देखो
ऐसा नहीं, देखो मैं थोड़ा सा समझा रही हूँ, ठीक है। हाँ, तुम एक तरह से जो बोल रहे हो ठीक है, पैकेजिंग ठीक है, उसमें भी वही लिखा है, ठीक है। तो एक मिनट सुनो, ठीक है। गोल्जी बॉडी और साइकिल को अपना ये वाला पॉइंट छोड़ो, ठीक है। प्रोटीन का पैकेजिंग करता है, ये हम लोग उसमें भी देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, देखो थोड़ा सा सिमिलैरिटी, देखो ये क्या बोल रहा है, गोल्जी बॉडी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या है, अटैच्ड है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अपना वर्क है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या बोलते हैं, प्रोटीन पैकेजिंग कर रहा है। देखो प्रोटीन प्लस शुगर मिलके क्या बना रहा है, ग्लाइकोलिपिड, समझ रहे हो, ग्लाइकोलिपिड बन रहा है। मतलब मैं कैसे समझाऊं, हाँ मैं जो समझाना चाह रही हूँ, जैसे कि खैर मैं जो बता रही हूँ उसका कनेक्शन नहीं, बट समझना थोड़ा ट्राई करती हूँ, ठीक है। क्योंकि तुम्हारा डाउट ही मेरे को तरीके से समझ में नहीं आ पा रहा है कि तुम पूछना क्या चाहते हो। दोनों का वर्क सेम है ऐसा लग रहा है ना आपको, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि एक बार एनसीईआरटी रीड करके आना, गोल्जी बॉडी। नहीं वो लाइन है, मैं समझ रही हूँ, बट एक बार जो है, एक बार पूरी एनसीईआरटी के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको पढ़ना, और जो गोल्जी बॉडी है उसको पढ़ना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फिर अच्छे से इस टॉपिक को मैं बताऊंगी। दो दो ही पैराग्राफ दिए, दिखो दो दो ही पैराग्राफ। फिर उसके लिए आपको रेफरेंस, अच्छा ये वाला, ये गोल्जी बॉडी और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका साइज वगैरह एक बार पढ़ना, ठीक है। और जो तुम्हारा डाउट है वो मैं समझ रही हूँ, ठीक है। बट वहां पे क्या हो रहा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम चिपका हुआ था, रफ में, ठीक है। जो क्या कर रहा था, प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा था, ठीक है। प्रोटीन का क्या कर रहा था, फॉर्मेशन कर रहा था, पैकेजिंग कर रहा था, ठीक है। वो पढ़े हम लोग, ठीक है। यहाँ पे भी वही बोल रहे, लेकिन उस प्रोटीन के साथ प्लस शुगर मिलके क्या बना रहा है, ग्लाइकोलिपिड बना रहा है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। और प्रोटीन प्लस लिपिड मिलके क्या बना रहा है, लिपोप्रोटीन्स बना रहे हैं, ठीक है। और क्या बोल रहा है, लाइसोसोम, ठीक है। तुमको मैं अलग से बैठ के थोड़ा डिस्कस करूंगी, ठीक है। हाँ, अच्छा, प्रोटीन प्लस शुगर, प्रोटीन प्लस लिपिड्स जो होते हैं ना, लिपिड्स, लिपिड्स नहीं पता, लिपिड्स जानते हो, हाँ मतलब वैसे फैट ही, फैट बोल सकते हो, बट लिपिड्स, हाँ ठीक है, फैट समझ सकते हो अभी, ठीक है। अब लाइसोसोम जो होता है, लिपिड्स वगैरह पढ़े नहीं हो अभी तक, फैट, शुगर और आपका कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ये सारी चीजें तो मतलब कॉमन है ना। किस, ये तो देखे होगे किसमें लिपिड रहता है, मतलब फैट रहता है, किसमें जैसे राइस में कार्बोहाइड्रेट रहता है, दाल होता है उसमें क्या रहता है, प्रोटीन रहता है। ये सब तो मतलब कॉमन चीजें है ना, जानते हो, ठीक है। शुगर, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम, लाइसोसोम जो होता है इसका फॉर्मेशन भी किसमें हो रहा है, साइकिल में हो रहा है, ठीक है। लाइसोसोम आर प्रोड्यूस मैनी डाइजेस्ट, मेन इसका जो लाइन है वो ये है, लाइसोसोम को वो बोला गया था, क्या बोला गया था, सुसाइड बैग बोला, ठीक है। क्यों बोले थे वो भी मैं बताई थी, ठीक है। लेकिन इसका और भी काम, अभी तक हम लोग सिर्फ एक लाइन जानते थे कि लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग बोलते हैं, लेकिन अभी क्या क्या बोल रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है, लाइसोसोम में कई टाइप का क्या रहता है, डाइजेस्टिव एंजाइम रहता है, ठीक है। जैसे लाइपेज, प्रोटेज, ठीक है, ग्लाइकोसाइड, ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है, न्यूक्लियस, ठीक है। ये सब मतलब ये एंजाइम्स के नेम है, ये रहता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम है, जो पाचन होता है डाइजेस्टिव होता है, उस टाइम पे ये एंजाइम्स का वर्क होता है, ठीक है। एंजाइम्स और हार्मोन, ठीक है। ये समझने के लिए आप धीरे धीरे समझोगे कि क्या एंजाइम होता है, क्या हार्मोन होता है। जैसे कि कुछ ग्लैंड बोल देते हैं, ठीक है, जैसे थायराइड ग्लैंड कॉमन सुने होंगे, ठीक है। ग्लैंड, ग्लैंड क्या, ग्लैंड, ग्लैंड उसको क्यों बोले हैं, क्योंकि वो रिलीज कर रहा है हार्मोन्स वगैरह, ठीक है। तो ऐसे हार्मोन और एंजाइम के नेम्स में थोड़ा भी अब कंफ्यूजन होगा, क्योंकि 11th स्टार्ट हुआ है। एक दो चैप्टर धीरे धीरे पढ़ोगे इसमें से जूलॉजी के, फिर वो क्लियर होते जाएगा, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स वगैरह पढ़ोगे तो भी बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड ऑल्सो जो है, इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। एक जो होता है, जैसे मैं प्लांट सेल की बात करूं तो आउटर में सेल वॉल था, उसके अंदर क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। बट एनिमल सेल में क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। और सबसे छोटा वो क्या था, पीपीएलओ, प्लूरोप्निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। उसमें लेकिन क्या था, सेल वॉल एब्सेंट था और सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट था, ठीक है।
तो सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोल सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये किससे मिलके बनता है, फॉस्फोलिपिड से मिलके बनता है। और इसके अंदर जो है सेल ऑर्गेनल्स, मतलब ये जो होता है, जो जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर तो सारे ऑर्गेनल्स है ना, सेल के सारे पार्ट्स हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर है। तो अब उसके बाद बाहर से जो भी मतलब वो आता है, ठीक है, बाहर से आप जो भी मतलब क्या बोल सकते हो, कुछ भी इन्फेक्शन वगैरह, मतलब कुछ भी जो उसको डैमेज करे, ठीक है, कुछ भी ऐसा चीज जो सेल के पार्ट्स को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसे चीजों को आने से क्या करके रखेगा, रोकेगा, मतलब एक तरह का प्रोटेक्ट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम रहता है, सेल के जो ऑर्गेनल्स रहते हैं उसको प्रोटेक्ट करने का काम रहता है, ठीक है। और मतलब ये एक ऐसा मेम्ब्रेन रहता है जिसमें से जो क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स अंदर जा सकते हैं, जैसे कि कुछ जरूरी मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल में जाने हैं, ठीक है। वो क्या क्या मॉलिक्यूल्स है, वो बायोमोलिक्यूल्स अगर बहुत कुछ देखोगे, फिलहाल के लिए ये समझ लो कि जो मैं बताई ना सेल के अंदर जाना है, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ इस टाइप का मेम्ब्रेन रहेगा, मतलब पूरा पैक नहीं रहेगा कि उसमें से कुछ आ नहीं सकता, कुछ जा नहीं सकता। जो जरूरी मॉलिक्यूल्स है जिनका आना जाना जरूरी है वहां पे, वो जो है आराम से वहां पे आना जाना कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप का वो क्या रहता है, मेम्ब्रेन रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये पहले नोट कर लो आप लोग। कहाँ से नोट करना था, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ये वाली लाइन को अभी नोट मत करना ना, ये इसमें आप लोग को मैं कुछ ज्यादा डिटेल से भी लाई हूँ हाई क्लास के अकॉर्डिंग, तो कुछ लाइन्स थोड़ा सा आप लोग को अभी के लिए कंफ्यूज कर सकता है, तो उस चीज को थोड़ा सा इग्नोर करो। इसके नोट्स भी मैं आप लोग को प्रोवाइड करूंगी ना, दूंगी। ये डिस्कवर्ड कौन किया, ये सब का कौन से ईयर में किया, ये बुक में लिखा हुआ है, इसको आप लोग नोट करना, याद कर लेना, ठीक है। ये भी पूछता है एग्जाम में 1 नंबर की क्वेश्चन, हो जाएगा तो बताना ना। ओके, नेक्स्ट पेज करूँ। पेंसिल होगा तो बता।
हो गया, चेंज करूं? इसमें जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एनसीईआरटी में पैकेजिंग कहाँ थी? गोल्जी बॉडी में दिया है, गोल्जी बॉडी में। हाँ, एनसीईआरटी में नहीं दिया है। हाँ, ठीक है, ये जो टिक की है ना, उसको एक बार ना पढ़ना, ठीक है, वो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है। ठीक है, और भी बहुत सारे चीजें हैं जो मैं थोड़ा टिकती हूँ, उसमें एक एक बार पढ़ लूँ। साढ़े सात से साढ़े पाँच। और सारे डायग्राम्स आपके एनसीईआरटी में दिए हैं, एनसीईआरटी के डायग्राम्स को भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, सारे डायग्राम्स दिए हैं, सबके बारे में दिया हुआ है, आप लोग बुक के थ्रू भी पॉइंट्स बना सकते हो। मैं तो आप लोग को नोट्स दूंगी ही, क्वेश्चन आंसर मतलब लिखवाऊंगी, या मैं पीडीएफ भेजूंगी, जैसे भी आप लोग को दूंगी, ठीक है। और पीवाईक्यूज भी देखेंगे किस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो उसको किस टाइप से हम डील कर सकते हैं। हो गया? वो पॉइंट्स को पढ़ना, आपका डाउट थोड़ा क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर डाउट लगेगा ना, तो फिर आपके साथ बैठ, ठीक है। मैंने रेफरेंस बुक में भी वही किया, क्योंकि मैं सीआरटी के साथ साथ मैं बाहर से भी मतलब मटेरियल वो करके रख, बट एनसीईआरटी में कई बार कुछ चीजें मेंशन नहीं रहती। बट और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो अलग है, जैसे कि गोल्जी बॉडी का जो पीछे वाले पेज में मैं ठीक की हूँ ना, वो वाला लाइन को पढ़ना, जो पढ़ना है, जो आउटर सरफेस में भेजने का काम करता है स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसको एक बार पढ़ना। दोनों में थोड़ा डिफरेंस आपको पता चल, ठीक है? और ये पैकेजिंग वाला है ना, इसको एक बार और मैं लगता है, फिर मैं इसको डिफरेंस बुक से देख रहा हूँ, ठीक है। बस उसी में तो डाउट है, पैकेजिंग वाले में। नेक्स्ट पेज करूँ? जहां तक पढ़ाई हूँ लिख लो, फिर आज की क्लास हो गया। क्या नाम है आपका? दिशा। हो गया ना? जी। हाँ सर। क्या सर? बायो की क्लास तो हो गई। हाँ, या यहाँ से कल लिख लेना आप लोग लाइसोसोम से, ठीक है। टाइम लगेगा, फिर क्लास स्टार्ट होगी।